हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 विलयन के दो टॉपिक डिस्कस किए थे। फर्स्ट था भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार और सेकंड था विलयन की सांद्रता को दर्शाने के तरीके। आज हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलेयता। किसी द्रव की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर घुली हुई ठोस विलेय की मात्रा को पदार्थ की विलेयता कहते हैं। इसको हम सिंपल उदाहरण से समझे तो यदि सामान्य ताप पर 100 ग्राम जल में चीनी अधिकतम 25 ग्राम घुल सकती है तो चीनी की विलेयता 100 ग्राम जल में 25 ग्राम हुई। ठीक है, अब देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति। देखिए, नियम है समान समान को घोलता है, सेम डिसॉल्व्स सेम। इस नियम के अनुसार जो ध्रुवीय विलेय पदार्थ होता है वो ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय पदार्थ होता है वो अध्रुवीय विलायक में घुलता है। जिसका सिंपल सा उदाहरण है कि NaCl जो कि एक ध्रुवीय यौगिक है, मतलब NaCl में आयन पाए जाते हैं Na+Cl-। तो NaCl जल में विलेय है जबकि CCl4 CH2 आदि में अविलेय है, जिसका कारण है कि जल ध्रुवीय विलायक है जबकि CCl4 और CH2 जो है वो अध्रुवीय विलायक है। दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। किसी ठोस को जब विलायक में घोलने का प्रक्रम होता है तो वो निम्न दो में से एक प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि विलेय को विलायक में घोलने पर विलयन बने और ऊष्मा उत्सर्जित हो तो इस प्रक्रम को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। और ऐसे प्रक्रम में जब ताप बढ़ाया जाता है तब विलेयता घटती है। और दूसरा प्रकार है ऊष्माशोषी प्रक्रम। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि यदि विलेय को विलायक में घोलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उस प्रकार के प्रक्रम को हम ऊष्माशोषी प्रक्रम कहते हैं। और ऐसे प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो हमने देखा कि यदि विलयन बनने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है और प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। फोर्थ टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। बहुत सारी गैसें जल में घुल जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जल में घुली हुई रहती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जो है वो श्वास ले पाते हैं और जीवित रहते हैं। अब हम देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है ताप। हम जानते हैं कि ताप देने पर गैस के कणों में गतिज ऊर्जा आती है। तो यदि किसी द्रव में गैस घुली हुई है और आप ताप बढ़ाते हो तो गैस के कणों में गति ऊर्जा आएगी, गैस के कण बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण विलेयता घटती है। पर शर्त क्या है? दाब स्थिर होना चाहिए। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से घुली हुई गैस के कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण गैसों की विलेयता घटती है। दूसरा कारक है दाब। दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ जाती है और दाब के कम होने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता कम होती है। इसे हम हेनरी के नियम से भी समझ सकते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये द्रव है और इसकी सतह पर ये गैसों का जो वाष्प दाब है वो 1 बार है। उस समय इस द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा इतनी है। यदि इस गैस के बाह्य दाब को 2 बार कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि द्रव में घुली हुई गैसों की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा को हम m से दर्शाए और गैस के द्वारा लगाए गए बाह्य दाब को हम P से दर्शाए तो m समानुपाती P। यही हेनरी का नियम है। यदि हम समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा m = KH × P, जहां पर m = द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, P = साम्य अवस्था में गैस का द्रव की सतह पर लगाया गया दाब और KH = हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक का मान प्रत्येक गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग की। सबसे पहला अनुप्रयोग है सोडा वाटर में और कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, क्योंकि सामान्य दाब पर इस गैस की विलेयता कम होगी। दूसरा अनुप्रयोग है बेंड्स। बेंड्स को इंग्लिश में डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। समुद्र में गोताखोर जितना गहराई में जाते हैं उतना बाह्य दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने के कारण रक्त में गैसों की विलेयता भी अधिक हो जाती है, और जब वे पुनः ऊपर आते हैं तब बाह्य दाब घटता है, और दाब घटने के कारण रक्त में घुली हुई गैसें बाहर निकलने लगती हैं। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जो काफी कष्टकारक भी होते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। इस चिकित्सकीय अवस्था को बेंड्स कहते हैं। देखिए, गोताखोर की श्वास लेने वाली टैंक में यदि सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरी जाती है तो नाइट्रोजन की जो अधिक मात्रा होती है वो रुधिर में बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, जिसके कारण कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, और इस चिकित्सकीय अवस्था को हम बेंड्स कहते हैं। इस अवस्था से बचने के लिए गोताखोर के श्वास लेने वाले टैंक में हीलियम मिलाकर भरी जाती है। इसलिए इनके श्वास लेने वाले टैंक में 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन रखी जाती है। अब हम देखते हैं तीसरा अनुप्रयोग। ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब कम होने लगता है, इसलिए ऊंची जगहों और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों एवं पर्वतारोहियों के रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता भी कम हो जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन कम घुलती है, जिससे कि वे कमजोर हो जाते हैं और सही नहीं सोच पाते। इस स्थिति को एनॉक्सिया कहते हैं। ये आपको अलग से क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, एनॉक्सिया किसे कहते हैं और बेंड्स किसे कहते हैं। अब देखते हैं हम हेनरी नियम की सीमाएं। सबसे पहली सीमा है कि ताप अत्यंत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यंत कम ताप पर गैसें लिक्विड बन सकती है। दूसरा है कि दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि गैस जो है वो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ में आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।